नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 विद्युत धारा, इसके प्रभाव। आपने कक्षा 6 अध्याय 9 सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे देखिए। बोझो पहेली ने भी अपने कक्षा के सुझाए गए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया। चित्र 10.1 आपका हाथ कितना स्थिर है के परीक्षण की व्यवस्था। क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इसे बोझो ने यह जानना चाहता है कि इस विद्युत अवयव को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। विद्युत अवयव के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत अवयव को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 10.1 कुछ विद्युत अवयव को उसके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं। यद्यपि इन पुस्तकों में हम यहाँ दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखें। विद्युत सेल के लिए प्रतीक का ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा और दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक की लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी और मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए चित्रों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विद्युत अवयव को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। टॉर्च, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी का उपयोग किया जाता है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों के लिए विद्युत सेल सदैव ही चित्र 10.2 दर्शाए गए अनुसार एक के बाद दूसरे नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेल को एक के साथ दूसरे से सटा कर रख दिया जाता है। तब फिर ऐसे सेलों के टर्मिनल को किसी एक संयोजक करते हैं। किसी टर्मिनल को किस प्रकार संयोजित करते हैं। किसी भी युक्ति से बैटरी वाले एक खाने को ध्यान देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पतली पट्टी जो एक सेल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर ऋण माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित करते हैं। आप चित्र 10.4 दर्शाए गए अनुसार लकड़ी को एक टुकड़े लोहे की 2 पट्टियों तथा रबड़ के छिल्ले का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। आवश्यक है रबड़ छल्ले धातु की पट्टियों को कसकर जकड़े रखें। 2 या 2 से अधिक सेलों या बैटरियों को बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें 2 सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए। एक सेल का टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के संयोजित होते हैं। 10.5 दर्शाए गए अनुसार सेल होल्डर की धातु को 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार के एक टुकड़े को संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार। ट्रक की बैटरी तथा इसका काट चित्र। क्रियाकलाप 10.1 चित्र 10.7 दर्शाए गए विद्युत परिपथ बनाइए। अपने कक्षा 6 में प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया जाता था। आपको याद है कि बल्ब केवल कभी दीप्त होता है कभी जब स्विच ऑन स्थिति में होता है। जैसे में स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयव के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ आरेख खींचिए। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफ़ी आसान होता है। इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेख के रूप में निरूपित करते हैं। 10.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। इसमें यह चित्र 10.8 दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है। इन दोनों में परिपथ में क्या अंतर है?
क्या चित्र 10.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा? याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है, परिपथ बंद हो। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्रियाकलाप 10.2 एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। 10.9 दर्शाए गए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना चाहिए। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर से छूकर देखिए। क्या आपको अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर बल्ब को छूकर देखिए। 10.3 चित्र 10.10 दर्शाए गए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के बीच बांधिए। तार का विद्युत संयंत्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तार अवयव का प्रयोग कर सकते हैं। इस तार का स्पर्श कीजिए तथा स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ की विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के बाद तार को पुनः स्पर्श कीजिए। जब किसी तार को कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत संयंत्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे संयंत्रों का एक सूची बनाइए। किसी तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परीक्षण। उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है अथवा विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों, विभिन्न लंबाइयों तथा मोटाई के तारों का उपयोग करते हैं। विभिन्न पट्टियों को जोड़ने के लिए प्रयोग में होने वाले संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत संधारित्र अवयव इतने अधिक तप्त होते जाते हैं कि आसानी से दिखाई नहीं देते। विद्युत बल्ब के तरल इतने उच्च तक हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। चित्र 10.12 यदि किसी तार के बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार का इतना अधिक तप्त हो सकता है कि पिघल कर टूट जाए। क्रियाकलाप 10.1 जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 10.3 में किया उससे फिर बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम के तार के स्थान पर इस्पात और स्टील का तार बांधिए। 10.14 विद्युत संयंत्रों में उपयोग होने वाले फ्यूज दुकानों पर उपलब्ध होता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा है तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस्पात और के तार अथवा लकड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है। इस्पात और का तार लड़ी पिघल कर टूट जाती है। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में जब अधिक धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ को फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अधिक हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा हो तो फ्यूज पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा अतः फ्यूज सुरक्षित युक्ति है। विद्युत परिपथ की क्षति अथवा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर 10.15 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्रियाकलाप 10.5 उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी का कार्डबोर्ड लीजिए। इसके चारों तरफ विद्युत
तार के सब कुछ फेरे लपेटिए। ट्रैक के भीतर एक कुछ चुंबकीय सुई रखिए। अब तार को स्वतंत्र सिरे पर 10.17 में दर्शाए गए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल को संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक क्षण चुंबक लाइए, देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाइए। चुंबकीय सुई को ध्यान से देखें। स्विच ऑन की स्थिति में लाइए। अब क्या होता है? चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में लाइए। जब चुंबकीय सुई वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होता है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा है कि जब चुंबकीय सुई निकट रखे तार को विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सुई विक्षेपित हो जाती है। क्या आप इन दोनों परीक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबकीय की भांति व्यवहार करता है? इस प्रकार के परीक्षणों से हैंस क्रिस्टियन आर्स्टन नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वह पहले से व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि किसी भी तार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबकीय सुई में विक्षोभ होता है। अतः किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत चुंबक क्रियाकलाप 10.6 लोहे की लगभग 10 से 6 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े के ढका हुआ एल्युमिनियम प्लेट लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरे पर एक स्विच से होते हुए 10.19 दर्शाए गए अनुसार विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस वकील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑन ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील से सिरे पर चिपकते हैं? उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली चुंबकत्व सामान्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कुंडली को विद्युत चुंबक को कहते हैं। विद्युत चुंबक को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 10 में दिखाए गए क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार के क्रेनों में एक किनारे पर प्रायः एक प्रबल चुंबक विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत घंटी। हम सभी विद्युत घंटी के भली भांति परिचित होंगे। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए इस घंटी के कार्य करते हैं। 10.20 एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के एक तार की कुंडली लपेटी जाती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती में समीप एक स्पर्श पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली के विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाता है। तब यह गोल लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया को पत्ती के सिरे पर जुड़ा हथौड़ा घंटी को टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होता है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ की ओर तोड़ देता है। इसे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। यह कुंडली अब किस विद्युत चुंबक बनाती है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से संपर्क करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़े पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्र दोहराई जाती है। बार बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार ध्वनि होती है। चित्र 10.20 विद्युत घंटी का मॉडल, उसका परिपथ। प्रमुख शब्द। आपने क्या सीखा? अभ्यास।